Yes, hello everyone. Hope you all will be fine. So अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? यस, feasibility स्टडी लास्ट क्लास में हमने कवर की रही थी, राइट? उसमें क्या बताया था मैंने? What I told you, I told that the main aim of feasibility study is to check the technical feasibility and financial feasibility, right? feasibility स्टडी में मेन यही चीज़ चेक ही की जाता है कि वेदर कंपनी टेक्निकली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको डेवलप कर लेगी सॉफ्टवेयर को, एंड फाइनेंशियली कस्टमर के पास इतना बजट है कि वो उस कंपनी से बनवा लेगा. दिस इज़ द वर्क ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए जाते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया. तो उसके बाद जो अगला फेज़ आता है वो हमारा आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे अभी. इस फेज़ का मेन एम क्या होता है? अभी तक देखो क्या होता था, रफ़ एस्टिमेट या रफ़ आइडिया लेते थे हम लोग किसमें, फिजिबिलिटी स्टडी में. बट एक बार अब यहाँ पर इस फेज़ में आने का क्या मतलब है? द सॉफ्टवेयर इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड बाय द कंपनी, ये कंफर्म हो गया है. ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पर कंपनी में रिजेक्ट और में एक्सेप्ट, बट एक बार जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आ गए, it means the company has accepted the offer for developing the software, right? तो अब उसको क्या ज़रूरत होगी? डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स प्लस रिक्वायरमेंट गैदरिंग. क्या होती है? देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस अलग है, गैदरिंग अलग है. गैदरिंग में क्या होता है कि जो डेवलप होने जा रहा है सॉफ्टवेयर, उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है उसके जो एंड यूज़र्स हैं, इट मीन्स the users who are using that type of software. ठीक है, तो उनके थ्रू रिक्वायरमेंट हमें इजीली मिल सकती है. उनके थ्रू रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, दैट इज़ कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट गैदरिंग. अब उसके बाद एनालिसिस क्या होता है? जब एक बार रिक्वायरमेंट आ गई, सब गैदर हो गई है हमारे पास, तो क्या होगा कि अब जब आप बहुत लोगों से रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करोगे, तो कुछ उसमें एम्बिग्यूटीज़ होंगी, इनकम्प्लीटनेस होगी. तो उसको एनालाइज करके प्रॉपरली उसको रिमूव करना, टू रिमूव दिस टाइप ऑफ एम्बिग्यूटीज एंड इनकम्प्लीटनेस. ठीक है, सो यहाँ अब यहाँ देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है यहाँ पर. अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, डॉक्यूमेंट दैम प्रॉपरली. इट मीन्स डिटेलिंग रिक्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड. इसके अंदर दो एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. गैदरिंग एनालिसिस होने के बाद, ये बताया मैंने अभी क्या क्या होता है इसमें. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस होने के बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन गैदरिंग एंड एनालिसिस वी आर इन द कंपनी विल डेवलप SRS, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. उस SRS को इस तरीके से डेवलप करना ताकि इट कैन बी यूजफुल और इट कैन बी easily, what you can say, it can be easily implementable. Got it? मतलब SRS को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि फर्दर उसका जब डिज़ाइन बना लें हम, इजीली उसका डिज़ाइनिंग इजीली कर सकें मॉड्यूल्स में, और डिज़ाइनिंग के बाद इट शुड बी इम्प्लीमेंटेबल, इम्प्लीमेंटेशन में भी ईजीनेस हो. ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन और गैदरिंग एनालिसिस. तो गोल्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, नेक्स्ट स्लाइड. तो एनालाइज में क्या है, कल सारा डेटा कस्टमर से हमें कलेक्ट करना है. देखो, अब देखो होता क्या है, इनकन्सिस्टेंसी इनकम्प्लीटनेस तो होगी ही होगी, उनको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा. अब यहाँ पर यू कैन आस्क, सर इनकम्प्लीटनेस और इनकन्सिस्टेंसी होती क्या है यहाँ पर? देखो, मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लो तुम्हें ही डेवलप कराना है या तुमसे कोई डेवलप कराना चाहता है, कोई विलेजर है कोई, ठीक है, गांव का बंदा है कोई, वो तुमसे जाता है, उसने कहीं पर देखा है ऐसा ऐसा, तो वो सोच रहा है कुछ, या उसने कोई बिजनेस प्लान किया है अपना छोटा मोटा,
तो या मान लो सेल्स ग्रोसरी स्टोर है, उसके रिगार्डिंग बिलिंग के लिए अकाउंट्स सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है तुमसे वो। तो उसको इतना आइडिया थोड़ी है इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, बस वो चाहता है कि वो तुमसे क्या बताएगा कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा, जो उसने कुछ मन में सोच रखा होगा कि ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बिलिंग आ जाए, ये जीएसटी इंक्लूड हो जाए इसमें, और इसके एमआरपी इतना हो तो डिस्काउंट हो तो वो हो जाए, बस वो इतना ही तो बता पाएगा कस्टमर। बाकी देखो एंड यूज़र्स जो होंगे जो उसको यूज़ करते हैं, अकाउंटेंट्स वगैरह, वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो एक एक तरीके से जो कस्टमर आपको प्रॉपर डिटेलिंग भी देगा तो वो इन उसमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज और इनकम्प्लीटनेस होगी। उनको सबको रिजॉल्व करना है कैसे, गैदरिंग करने से। रेलिवेंट डेटा को गैदर करो किससे, एंड यूज़र से। हाउ, थ्रू इंटरव्यूज़ एंड डिस्कशंस, उनके उनको उनके थ्रू उनको इनसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराओ, डिस्कशन करो, और प्रॉपर डेटा, रेलिवेंट डेटा को गैदर करना है। सी एग्जांपल लिखा है वो, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो अकाउंटेंट से ही तो हम लोग, एंड यूज़र है कौन हुआ उसका, अकाउंटेंट्स ही एंड यूज़र्स हुए। So they can give you a detailed information and relevant information whether what is required to develop these kind of softwares, right? नेक्स्ट वही लिखा है कि जो भी डेटा हम यूज़र से गैदर करेंगे या कस्टमर से गैदर करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन एम्बिग्यूटी होगी ही होगी, उसको भी हमें कम्प्लीटली रिजॉल्व करना है। दैट कम्स अंडर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और ये सब जो करता है ना, उसी को हम लोग एनालिस्ट बोलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइज। अब रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है सीक्वेंस में, एसआरएस की हेल्प से। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन पार्ट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है इसका। देखो क्या लिखा है, इंजीनियर्स डूइंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। जो भी इंजीनियर्स इस वर्क को करते हैं उनको एनालिस्ट कहा जाता है। कंपनी में एनालिस्ट की पोस्ट होती है इसीलिए, राइट। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट फेज़ यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फेज़ क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फेज़ हमारा आता है डिज़ाइन। अब देखो, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ कंप्लीट हो गया। अब इसका आउटपुट हमें क्या मिला, सबसे पहले आओ फिजिबिलिटी स्टडी का आउटपुट क्या मिला कि कंपनी बनाएगी सॉफ्टवेयर। इसका आउटपुट क्या मिला रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन का, एसआरएस, करेक्ट। ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एसआरएस हमें हमारी बन चुकी है। अब ये एसआरएस एज ए इनपुट वर्क करेगी फॉर डिज़ाइनर्स। इसी एसआरएस की हेल्प से डिज़ाइनिंग होगी इसकी। डिज़ाइनिंग करते समय ये चीज़ खास ध्यान रखी जाती है कि डिज़ाइनिंग इस तरीके से हो कि इट शुड बी ईजिली इम्प्लीमेंटेबल फॉर इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट, इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। टेक्निकल टर्म्स में बोल सकते हो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ड्राइव होगा। और देखो डिज़ाइन के दो अप्रोचेज़ हैं, मीन्स बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, जो हम डीएफडीज़ के थ्रू करते हैं। पहले 0 लेवल डीएफडी बनाएंगे, फिर 1 लेवल डीएफडी बनाएंगे, फिर 2 लेवल डीएफडी बनाते हैं, राइट। अब देखो 0 लेवल डीएफडी में क्या होता है, बेसिक आइडिया होता है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे हो रहा है, अंदर डिटेलिंग नहीं होती है, सब फंक्शंस वगैरह, फंक्शंस की वर्किंग दिखा देंगे, सब फंक्शंस में और डिटेलिंग में जाएंगे तो 1 लेवल 2 लेवल पे जाना पड़ता है, डिटेल्ड अप्रोच वो भी बनाना पड़ता है, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, पढ़ते आ रहे हो हमेशा से, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा कहाँ गया, यस। ट्रेडिशनल अप्रोच कंसिस्ट ऑफ टू एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन। अब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या है, सारे फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो जो यूज़ हो रहे हैं, राइट। उनके अंदर सब फंक्शंस को भी एनालाइज करना, उनका फ्लो एनालाइज करना डेटा का, उसके बेसिस पे डीएफडीज क्रिएट करना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, राइट। आफ्टर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन भी होता है, वही डीएफडीज क्रिएट करना, ठीक है। हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, दो तरीके की डिज़ाइन होती है। हाई लेवल डिज़ाइन क्या होती है, जो 0 लेवल होती है। लो लेवल 1 और 2, ठीक है। विदाउट हो तो पूछ लेना।
ये फंक्शंस ही हमारे मॉड्यूल्स का वर्क करते हैं, जो लिखा हुआ है डिकम्पोज द सिस्टम इनटू मॉड्यूल्स, राइट। और कुछ, यस, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होती है? उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। हर एंटिटीज़ को क्या माना जाता है, ट्रीट किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं उनको पर्टिकुलर क्लास में आइडेंटिफाई करते हैं क्लास के थ्रू, और मीन्स डिवाइड किया जाता है पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को। इट मीन्स उनका, उनके नेमिंग के बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो उस इनहेरिटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। तो इजी हो जाता है डेवलपमेंट, कॉस्ट इसी वजह से रिड्यूस हो जाती है, एफर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में, राइट। प्लस एनालाइजेशन ईजी हो जाता है मैनेजर्स का भी और कोडर्स का भी। और कोई छोड़ के गया है जॉब तो नया जो आएगा वो भी एनालाइज कर लेगा ईजीली, राइट। यही चीज़ लिखी हुई है कि ओ डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है सेवरल एडवांटेजेस: lower development effort, lower time and better maintainability, means lower cost। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखें। तो हमने आज 2 फेज़ कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वन इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, डिज़ाइन फेज़, राइट। कल हम लोग इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग फेज़ पढ़ेंगे, टेस्टिंग फेज़ पढ़ेंगे, मेंटेनेंस, तीनों कवर करेंगे कल, राइट। ओके, थैंक यू गाइज़।